पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और न्यूज राउंड अप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में सुबह से लेकर अब तक की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट। शुरुआत कर रहे हैं राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी पर एक्शन लिया गया है। झीरम मामले में बयानबाजी विकास तिवारी को भारी पड़ी है। कांग्रेस ने विकास तिवारी को प्रवक्ता के पद से भी हटा दिया है और उसके साथ ही जवाब मांगा गया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी का आरोप विकास तिवारी पर है। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पोस्ट पर एक तंज भी कसा है और लिखा कि दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं या फिर भूपेश कांग्रेस पार्टी के। एक बार फिर से बैज अपने आका के सामने सर झुकाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से झीरम घाटी कांड पर बयानबाजी सामने आई थी, सियासत हो रही थी, उस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जिस तरह से कांग्रेस और नक्सलवादियों के सांठगांठ का आरोप लगाया था भरे मंच से, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने उस वक्त एक मांग की थी। उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नार्को टेस्ट की मांग की थी और इसके बाद अब पार्टी ने एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए इस बात का लिखित में जवाब मांगा है। ना सिर्फ कारण बताओ नोटिस बल्कि इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता के पद से भी विकास तिवारी को हटा दिया गया है। और अब खबर मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पर बाइक को पिकअप ने टक्कर मारी है। इस हादसे में बच्ची समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रिठी थाना क्षेत्र के रैपुरा बड़गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच इस मामले में जारी है। तो लगातार रफ्तार का कहर नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कटनी में एक बाइक को पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में एक मासूम बच्ची की भी मौत हुई है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या वजह थे इस हादसे की? जी, मैं जिस तरीके से बता दूं, सड़क का भीषण हादसा हुआ जिसमें 2.5 साल के बच्चे के साथ 4 लोगों की मौत हुई है, जो कि मोटरसाइकिल को एक पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया है। और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें देखा जाए तो रिठी थाना की जो पुलिस है मौके में पहुंच चुकी है और फरार पिकअप वाहन की तलाश शुरू कर दी है। वहीं जो कि 4 मृतक लोग हैं, इसमें से जो बच्चा शामिल है, उनको पोस्टमार्टम के लिए रिठी स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। विकास, एक जानकारी इसमें दीजिएगा कि क्या एक ही बाइक में 4 लोग सवार थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही बाइक में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक बच्चा आगे बैठा हुआ था जो कि, और उसके अलावा जो 3 लोग मतलब जो चालक है उसके अलावा 2 लोग पीछे बैठे हुए थे। टोटल 4 लोग ही बैठे हुए थे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। IBC 24 इस खबर को दिखाने के साथ ही आप सभी से अपील भी करता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर इस तरह के गंभीर परिणाम सामने आते हैं। एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हुई है। और उस वक्त बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता दें, जहां पर हिड़मा के करीबी बारसे देवा के आत्मसमर्पण की खबर निकलकर सामने आ रही है। हैदराबाद में करीब 15 साथियों के साथ बारसे देवा आत्मसमर्पण कर रहा है, ये सूचना आ रही है। 50 लाख से ज्यादा का इनामी नक्सली है बारसे देवा। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। 1-2 दिन में ऐलान किया जा सकता है। हिड़मा के एनकाउंटर के बाद से PLGA का कमांडर इसे बनाया गया था। नक्सलियों का टॉप कमांडर है बारसे देवा, जो कि अब आत्मसमर्पण कर सकता है। 1 से 2 दिन के अंदर तो जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद में करीब 15 साथियों के साथ आत्मसमर्पण की सूचना सामने आ रही है। हिड़मा का करीबी रहा बारसे देवा अब आत्मसमर्पण कर सकता है। हिड़मा के मारे जाने के बाद से ही ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े आत्मसमर्पण होंगे और 50 लाख से ज्यादा के इनामी नक्सली बारसे देवा के आत्मसमर्पण की खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। हालांकि 1-2 दिन में इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान भी किया जा सकता है। तो हिड़मा के एनकाउंटर के बाद से PLGA का कमांडर इसे बनाया गया था। नक्सलियों का टॉप लीडर इसे माना जाता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उसी
नक्सली की तस्वीर जो 1 से 2 दिन के अंदर माना जा रहा है कि आत्मसमर्पण करेगा। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चित सफाया ग्रीन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले बड़े भाई को उम्र कैद की सजा दी गई है। आपको याद होगा 2024 में 26 फरवरी को छोटे भाई को बड़े भाई ने गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपी बड़े भाई पीयूष झा को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई है। विधानसभा थाना इलाके के सफाया ग्रीन का ये पूरा मामला है। तस्वीर में दोनों भाइयों को आप देख सकते हैं, जिनके बीच कोई पारिवारिक विवाद था, जिसके बाद बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर फायरिंग की थी, जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई थी। और फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद बाकायदा अपनी मां को इन्फॉर्म भी किया था कि मैंने अपने छोटे भाई को गोली मार दी है। इस पूरे मामले में अब कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। हत्यारे बड़े भाई को उम्र कैद की सजा मिली है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ को सड़क निर्माण के लिए CRIF की राशि स्वीकृत हुई है। 173 किलोमीटर सड़क के लिए 664 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति दे दी गई। मुंगेली, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा और गरियाबंद को लाभ इससे मिलेगा, क्योंकि यहां सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सड़क परियोजनाएं विकास को नई गति देंगी। केंद्र सरकार के प्रति आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। तो CRIF से राशि स्वीकृत हुई है। सड़क निर्माण के लिए 174 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जिससे गरियाबंद, सुकमा, दंतेवाड़ा के लोगों को लाभ मिलेगा। बांग्लादेश से एक बड़ी खबर, लेकिन भारत में इस पर किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दरअसल बीते 2 हफ्ते से कट्टरपंथी भीड़ ने एक के बाद एक 3 हिंदू युवकों की हत्या कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर देश में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। दूसरी तरफ IPL ऑक्शन में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर बॉलीवुड के किंग खान हिंदू संगठनों के निशाने पर आ चुके हैं। शाहरुख खान पर बांग्लादेशी क्रिकेटर को KKR से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है, बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। वहीं इस लिस्ट में अब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का नाम कैसे जुड़ा है, रिपोर्ट देखिए। मिस्टर KKR उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। दुबई में IPL के मिनी ऑक्शन के दौरान बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदकर KKR और शाहरुख खान निशाने पर आ गए। हिंदुवादी संगठन और संत बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां पर क्रिकेटरों को खरीदने का अब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किंग खान पर निशाना साधा है। मुंबई में कथावाचन के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने दो टूक कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को अगर टीम से बाहर न किया तो इनका बहिष्कार किया जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कर दिया कि उन्हें शाहरुख खान से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनकी समस्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर है। ये देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार भूला नहीं है। ऐसे में शाहरुख को भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, उन्हीं की बदौलत वो हीरो बने हैं, और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है। तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर। ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। तो हम यही कहेंगे, KKR का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझें और उस क्रिकेटर को बाहर करें। देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर के बहाने शाहरुख खान को अल्टीमेटम दिया और अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई। शाहरुख के समर्थकों को इसमें कुछ भी बुरा नजर नहीं आया, तो विरोधियों ने शाहरुख को गद्दार कहना शुरू कर दिया। देवकीनंदन ठाकुर को इस तरह का बयान इसलिए भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये वही देवकीनंदन ठाकुर हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद बुलाई थी और उस धर्म संसद में मुसलमानों को कोसा गया। आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और शाहरुख खान ने अगर टीम का एक प्लेयर ले लिया है, खरीद लिया है, तो उसमें बुराई क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है, लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं।
शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के नरसंहार की खबरें सार्वजनिक हैं, उससे पूरे देश में आक्रोश है। हिंदूवादी संगठन यूनुस सरकार का विरोध कर पुतला जला रहे हैं। ऐसे वक्त में बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम में खरीदकर शाहरुख खान और टीम केकेआर घिर गए हैं। अभी से उनके बहिष्कार की बात की जा रही है, उन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है। बड़ा सवाल ये, क्या इसके लिए सिर्फ शाहरुख दोषी हैं या बीसीसीआई? आखिर बांग्लादेश के क्रिकेटर की बोली ही क्यों लगाई गई? उनका भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की तरह बायकॉट क्यों नहीं किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने नहीं बल्कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में खिलाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और स्वामी रामभद्राचार्य ने भी नाराजगी जाहिर की है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई हीरो नहीं है। देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो। खबर इंदौर से, जहां पर भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से मौत के मामले में पानी की सैंपल की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। MGM मेडिकल कॉलेज की जांच रिपोर्ट में क्षेत्र में सप्लाई हो रहे पानी के दूषित होने की पुष्टि की गई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता अब और भी बढ़ती जा रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सीवरेज के पानी से दूषित होने की पुष्टि की। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जांच रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि दूषित पानी पीने से अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोगों की मौत नेचुरल डेथ के रूप में दर्ज की गई। कलेक्टर के अनुसार हालात लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है, वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा उनके ट्रीटमेंट में, अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे कि ये कंटेमिनेटेड पानी के कारण हुई है तो उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य होते हैं। टीम लीकेज ट्रेस करने के लिए कार्रवाई कर रही थी तो उनको एक चैम्बर जरूर मिला, जहाँ पर एक टॉयलेट जरूर मिला, इसका बिना चैम्बर के कनेक्शन का एक कंटेमिनेशन का पॉइंट उन्होंने लोकेट किया है। उसको उन्होंने रेक्टिफाई भी किया है। हालांकि टीम अभी आगे और भी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी वहाँ स्वयं सुबह से मरीजों से मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं सबको वहाँ डिपोर्ट कर दिया है। हमारे जो वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो इंदौर के बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, जानते हैं, वो 3 दिन से लगातार वहाँ पर सक्रिय हैं। इसलिए हम सबको ये भरोसा रखना चाहिए कि जो बेहतर से बेहतर होगा वो उनके मदद में, उनके इलाज में और उन कारणों को पता करने में, जिसके कारण ये इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसका बेहतर से बेहतर समाधान निकलेगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज गोलीकांड और चाकूबाजी की घटना ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। गोल चौराहा क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर केस में 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अब पुलिस जांच में इस हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें मंदसौर के गोल चौराहा क्षेत्र की हैं, जहां सराफा व्यापारी दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन और विकास सोनी के शव मकान के अंदर मिले। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये वारदात पुराने लेन देन और पारिवारिक विवाद से जुड़ी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक विकास सोनी पुराने बकाया भुगतान को लेकर मंदसौर पहुंचा था। इसी दौरान दिलीप जैन और उनकी पत्नी से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी। विवाद के दौरान विकास सोनी ने चाकू से हमला कर दंपति की हत्या कर दी।
इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली। हत्या का कारण प्रथमतः व्यापारिक कारण लग रहा है और इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है सही कारणों का गंभीरता से। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन, पिस्टल और चाकू पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। घटना स्थल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तीनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मौके पे 3 लोग मृत अवस्था के अंदर कमरे के अंदर मिले, जिनको फर्दर आइडेंटिफाई किया तो 2 लोग हस्बैंड वाइफ के रूप में आइडेंटिफाई हुए और एक अन्य व्यक्ति भारी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। अब एक पिस्टल और एक चाकू भी पुलिस को बरामद हुआ है। अभी तीनों ही बॉडी को पीएम के लिए हमारे द्वारा रवाना कर दिया गया है। पीएम के पश्चात एग्जैक्ट कॉज ऑफ जो डेथ है वो पुलिस द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। वहाँ पे जो भी सीसीटीवी फुटेज थे वो पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर एनालाइज किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दिलीप जैन सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए थे और विकास सोनी का सोना उनके यहाँ रखा हुआ था, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है और जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। खबर ग्वालियर से, जहां पर नारायण विहार कॉलोनी के जंगल में एक महिला के शव मिलने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया। शॉर्ट पीएम में हत्या से पहले महिला के साथ रेप की पुष्टि हुई है। महिला के हाथ पर अंग्रेजी में पप्पू लिखा हुआ था और इस आधार पर पुलिस महिला की शिनाख्ती में जुटी हुई है। दरअसल 30 वर्षीय महिला का शव सोमवार को कटारे फार्म के पास अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ। डॉक्टरों के अनुसार महिला की हत्या रविवार की रात 12 बजे से सोमवार 5 बजे के बीच की गई। हत्या की वारदात पत्थर पटक्कर की गई है। वहीं हत्या के समय महिला नशे में थी या फिर बेहोशी की हालत में, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। महिला का फोटो जिले और आसपास के सभी जिलों के थाने में भेजकर फिलहाल उसकी शिनाख्ती की जा रही है। लेकिन अब शॉर्ट पीएम में ये खुलासा हुआ है कि महिला के साथ पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में खदान आवंटन का विरोध और ज्यादा गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया और इसके तहत कांग्रेस खदान से प्रभावितों और विरोध करने वाले ग्रामीणों के साथ खदान वाले इलाकों में पदयात्रा करेगी। कांग्रेस की ये पदयात्रा बस्तर, सरगुजा, खैरागढ़, रायगढ़ क्षेत्र में संभावित है। इसे लेकर युवा कांग्रेस ने भी अपने नए जिला अध्यक्षों को पदयात्रा का कार्यक्रम तैयार करने के लगा है। भाजपा विधायक सुनील सोनी ने इस पूरे वाक्य पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पदयात्रा करेगी तो जनता उनसे 5 साल का हिसाब भी मांगेगी। छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को धड़ल्ले से बेच रही है और लाठियां बरसा कर बेच रही है। मैं समझता हूँ ये सरकार आम जनता के लिए नहीं, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के जंगलों को काट कर यहाँ पर निजीकरण का मुद्दा चाहे बस्तर से लेके सरगुजा तक आया है। पदयात्राओं के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से निजीकरण के मुद्दे का विरोध करेगी और जमीन की लड़ाई लड़ेगी। जितना पद यात्रा करेंगे, पीड़ा को पूछेंगे तो 5 साल की जो पीड़ा है उसको जनता बताएगी कि 5 साल में उसके साथ में क्या अन्याय हुआ, उसके हकों को कैसे लूटा गया, कैसे जल जीवन मिशन गांव के अंदर में चालू नहीं हुआ। रायपुर के अभनपुर ब्लॉक में हुए भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ। इस जमीन अधिग्रहण मुआवजा भुगतान घोटाले का मास्टरमाइंड जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा को बताया गया है। ईडी की ओर से 31 दिसंबर को जारी एक प्रेस नोट में यह जानकारी सामने आई कि ईडी की अलग अलग टीमों ने कुछ दिन पहले घोटाले से जुड़े संदेहियों के 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें कुल 40 लाख रुपए नगद, दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। आरोपी ने एसडीएम निर्भय साहू सहित 7 अधिकारियों, कारोबारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया। आरोपी के अधिग्रहण से पहले जमीनों के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसकी बनावटी कीमत बढ़ाई गई और एनएचएआई को 78 करोड़ रुपए का भुगतान दर्शाया गया, जबकि वास्तविक मुआवजा करीब 29 करोड़ का ही था। नामजद जमीन दलाल खनूजा पर यह भी आरोप है कि उसने बैंक में फर्जी दस्तावेज, नकली बंटवारे और म्यूटेशन पर मुआवजा हासिल किया और उक्त रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाया।
इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अस्पताल के अंदर मरीज के परिजनों को ठहरने की व्यवस्था कराने जा रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के साथ MOU किया। इसके तहत ये संस्था अस्पताल परिसर के अंदर परिजनों को रुकने के लिए भवन का निर्माण करेगी और उसका संचालन भी करेगी। वहाँ परिजनों को ठहरने और खाने पीने की सुविधा दी जाएगी। पहले फेज में परिजनों के लिए विश्राम भवन बनाने का काम होगा। रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये होगा। बाद में इसे और भी विस्तार दिया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेड तो मिल जाते हैं, लेकिन उनके परिजनों को रुकने और ठहरने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अस्पताल परिसर के पार्किंग शेड में या खुले आसमान में सोने को मजबूर होना पड़ता है, जैसी तस्वीरें में निकलकर अलग अलग जिला अस्पतालों से सामने आती है। मगर अब इस तरह की परेशानियों से परिजनों को निजात मिलेगी। महासमुंद के सिरपुर में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने की कवायद के चलते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर पहुंचे। शेखावत ने सिरपुर पहुंचकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। बता दें कि तमाम प्रयासों के बावजूद सिरपुर आज तक विश्व धरोहरों की सूची में शामिल नहीं हो पाया है। महानदी के किनारे स्थित सिरपुर में 34 पुरातात्विक स्थल मिलने के बावजूद ढेरों स्थानों में उत्खनन कार्य बाकी है और इसी बीच महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था। आज इसी कड़ी में सिरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी धरोहर स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रयास लगातार जारी है। ये जो सिरपुर की धरोहर है, इसको टेंटेटिव लिस्ट में समाहित करने के लिए हमने भेजा है। उसमें बहुत सारी तकनीकी जो है उसके ऊपर शोध होता है, अध्ययन होता है। वहाँ जो है उन्होंने यूनेस्को ने उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशंस कुछ लगा करके भेजें, कुछ और सूचनाएं मांगी है, वो सूचनाएं संग्रहित करके हम वहाँ भेजेंगे। तब एक बार पहले वो टेंटेटिव लिस्ट में इंस्क्राइब होगा, उसके 2 साल के रेस्टिंग पीरियड के बाद में ही उस पर उसको जो है विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। खबर संस्कार धानी जबलपुर से, जहां पर नगर निगम ने धार्मिक ग्रंथ मुफ्त में उपलब्ध करवाने के लिए बड़ी पहल की। जबलपुर नगर निगम ने शहर में गीता भवन नाम की हाईटेक लाइब्रेरी तैयार की है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार यानी 2 जनवरी को करेंगे। ये गीता भवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर की दूसरी मंजिल पर बनाया गया है। गीता भवन में रामायण कक्ष, गीता कक्ष, सर्वधर्म संभाव कक्ष में वेद, पुराण, उपनिषद सहित सभी धार्मिक ग्रंथ मुफ्त अध्ययन के लिए रखे गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, साहित्य सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 से ज्यादा किताबें रखी गई हैं। डिजिटली पढ़ने के लिए ई-लाइब्रेरी भी बनाई गई है। एक ही स्थान पर लोग आध्यात्मिक चेतना से भी अवगत हो सकेंगे और अत्याधुनिक वैज्ञानिक चेतना से भी अवगत हो सकेंगे। इस गीता भवन बनाने का यह उद्देश्य है। ये एक डिजिटल फॉर्म में हमने पुस्तकालय यहाँ प्रोवाइड की हैं, जिसमें आप लॉगिन आईडी के थ्रू अंदर लॉगिन करके उसमें अध्ययन कर सकते हैं। आध्यात्मिक की जो किताबें हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल हैं, अपनी पौराणिक ग्रंथ हैं, ये सारे अवेलेबल हैं। इधर दंतेवाड़ा में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। गीदम के वेयर हाउस में 30,000 क्विंटल चावल खराब होने के मामले में 5 ऑफिसर्स को नोटिस जारी किया गया है। शुरुआती जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर और सेंटर इंचार्ज के साथ ही नॉन DM समेत अन्य शामिल है। हर महीने गोदाम में रखे चावल की गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट खाद्य विभाग को भेजना अनिवार्य होता है, मगर इस मामले में जांच प्रक्रिया को केवल कागजों तक सीमित रखा गया था। चावल में कीड़े लगने और सड़ने के बावजूद खाद्य विभाग को अच्छी गुणवत्ता की फर्जी रिपोर्ट भेजी जाती रही, जिससे न केवल शासन को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, बल्कि गरीबों के हक के राशन के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। वहीं खराब चावल के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में देरी की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनके क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं नान के, उन्हें और वेयर हाउस के नोडल ऑफिसर और वेयर हाउस के गिदम के मैनेजर हैं और नान के प्रभारी जो रहते हैं गिदम में, उनको नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि प्रारंभिक गुणवत्ता और देखरेख उन्हीं का काम रहता है, जिसमें लापरवाही के जैसा प्रतीत हो रहा है।
मोटिवेशनल स्पीकर एवं हनुमान चालीसा के जरिए लाइफ मैनेजमेंट सिखाने वाले पंडित विजय शंकर मेहता का ये मानना है कि व्यक्ति को अब विनम्रता की ओर लौटना होगा, क्योंकि एआई और डिजिटल के युग में एलेक्सा से बात करते करते इंसान की आवाज़ सख्त और कर्कश हो गई है। भिलाई में IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति अध्यात्म के जरिए हर पल हनुमान जी के साथ जुड़कर रह सकता है। आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। नया वर्ष आ चुका है और समय रूपी पन्ना हमें दे चुका है। इस कोरे पन्ने में हम अब क्या भरते हैं ये हमारे ऊपर है। हम आध्यात्म की ओर जाते हैं, हम खुशियों की ओर जाते हैं, या हम कुछ नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आज इसी पर कुछ हमारे प्रश्न हैं और प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित विजय शंकर मेहता जी, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ में कथावाचक और हनुमान चालीसा के जरिए लोगों के जीवन को बदलने के लिए निकले हैं। पंडित विजय शंकर मेहता जी, उनकी कई कथाएं आप सुन चुके हैं, कई उनके कार्यक्रम आप अटेंड कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ प्रश्नों के साथ हम उनके साथ मौजूद हैं। आप हनुमान जी की कथा कहते हैं, लाइफ मैनेजमेंट बताते हैं, उनके जरिए बल बुद्धि विद्या के देवता है हनुमान जी। तो हम पूरे साल भर हर वक्त हनुमान जी से कैसे कनेक्ट रह करके उनसे जीवन की प्रेरणा ले सकते हैं? हनुमान जी वायु के देवता हैं, पवन पुत्र कहा गया, और पंच तत्वों में से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश यानी साउंड, 4 तत्वों के बिना आप थोड़ी देर रह भी सकते हैं, लेकिन पंच तत्वों में वायु के बिना आप बहुत देर नहीं रह सकते। तो जब हम वायु के साथ रहते हैं, मतलब हनुमान जी के साथ रहना आसान है। बिल्कुल, आपने हनुमान जी के साथ रहने की बात कही। इन दिनों काफ़ी कथाएं होती हैं, अलग अलग जगह कार्यक्रम भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, युवा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से धर्म, सनातन और संस्कृति को लेकर के युवा अब इससे और लौट रहे हैं, धर्म की ओर लौट रहे हैं, या देश धर्म की ओर वापस लौट रहा है? देश और युवा धर्म की ओर लौट रहे हैं, ये दृश्य दिखता है और ये बड़ा आशाजनक है। तो चूंकि अब भौतिक संसार है, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ पे हावी हो गई है, तो एक फेस आया था कि हम भूल गए और हम अशांत होने लगे। तो जिस तरह से कथाओं से, सत्संग से, मंदिरों से युवा जुड़ रहे हैं और इन्हीं युवाओं को 10-15 साल में ये कमान संभालना है, तो ये बहुत अच्छे लक्षण है। अगर उनको ऐसा लगता है कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में शांति है, आत्मविश्वास है, प्रसन्नता है, और वो इसलिए यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। बहुत सारे काम आपके वो आसान हो जाते हैं जो आप बिल्कुल कर्कश या बिल्कुल तेज लहजे में बात करके आपको काम नहीं करा पाते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई। नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में पर्यटन और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला है। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग आस्था का संगम ले चलते हैं। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व में इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। नए साल में यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग फुल रही। वहीं विभाग के मुताबिक इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक करीब 4,392 पर्यटक यहाँ पहुँचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 75% ज़्यादा है। वहीं नए साल पर आस्था का रंग भी गहराता नजर आया। भीषण सर्दी और कुहासे के बावजूद दतिया स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पर आधे लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नववर्ष की शुरुआत की है। इसी तरह से रतनगढ़ माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा, जहां पर नए साल के पहले दिन करीब 5 लाख भक्तों ने माता के दरबार में मत्था टेका। ये हर साल हम लोग जब ये ऑफ सीजन रहता है, बरसात में जब 1 जुलाई से पर्यटन बंद रहता है 30 सितंबर तक के लिए, तो उस दौरान सभी गाइड को प्रशिक्षित किया जाता है। और कुछ वर्षों से हम दूसरे पार्कों में भी इनको भेज रहे हैं। जैसे इस बार हमने कान्हा टाइगर रिजर्व इनको भेजा था प्रशिक्षण के लिए। तो लगातार ये प्रयास है कि जो भी पर्यटक आए उसका अनुभव बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए गाइड लगातार ट्रेंड किए जाते हैं ऑफ सीजन में। और इधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं का
की भारी भीड़ नजर आई। सुबह से ही भक्त दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना करते नजर आए। महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और शांति के साथ देश की तरक्की और खुशहाली की भी कामना की। यहाँ पर भक्तजन प्रातः काल से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष कलेक्टर महोदय द्वारा भक्तों के दर्शन के लिए कोई असुविधा न उसकी उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भक्त यहाँ आ रहे हैं, भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमारा पूरा साल 2026 बहुत अच्छा रहे, शुभ समाचार मिले और हमारे देश के साथ साथ पूरे राष्ट्र भक्त की उत्तम कामना के लिए यहाँ दर्शन कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन रहा। सभी पर्यटन, पिकनिक स्पॉट और प्रमुख मंदिर गुलजार रहे। सुबह से ही पिकनिक स्पॉट और मंदिरों में लोगों की कितनी भीड़ थी ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। कहीं परिवार के साथ तो कहीं दोस्तों के साथ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते नजर आए। बिलासपुर जिले के कूटाघाट हो या फिर घूंगा या चापी जलाशय, प्रमुख पिकनिक स्पॉट में से एक ये है जहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। वहीं कानन पिंडारी में भी लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ पहुंचे। तस्वीर जगदलपुर के दंतेश्वरी माता मंदिर की भी, जहां मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा रहा। हर कोई नए साल की शुरुआत माता के दर्शन के साथ करने के लिए यहाँ पर पहुंचा। इसी तरह से चित्रकोट जलप्रपात की भी तस्वीर आप देखिए, जहां पर स्थानीय होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे के सभी कमरे एडवांस बुक थे और इसी से समझा जा सकता है कि सैलानियों की पहली पसंद चित्रकोट जलप्रपात था। सेल्फी लेने के लिए किस तरह से पर्यटक यहां पर पहुंचे और नौका विहार का आनंद लेते हुए नजर आए, ये तस्वीर भी आपके सामने है। काफ़ी बढ़िया तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेचर के पास आके बिलासपुर में जो कानन पिंडारी है उसका आनंद ले रहे हैं। सारे भाई, छोटे भाई बहन बहुत एक्साइटेड हैं शेर को देख के और बाकी सारे जानवर को देख के। काफ़ी अच्छी व्यवस्था और नेचर के पास है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे स्पेशली नए साल को एंजॉय करने यहाँ आए और माता जी का दर्शन करने आए और बहुत ही शानदार दर्शन हुआ। मैं यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सारा चीज़ और इतनी अच्छा देखने को मिल रहा है। नया वर्ष के लिए संदेश भी रहेगा कि जहाँ पे हम मंदिरों वगैरह में जाते हैं तो कृपया वहाँ के नियमों का पालन करें। हम बाहर भी रहते हैं लेकिन हमारा जो कल्चर है हम उसको नहीं भूलते हैं, इसलिए हम भी आज माता दंतेश्वरी के दर्शन करने यहाँ पे आए हैं। तो माता रानी ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करते रहे। नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो बहुत एक्साइटेड है हम देखने के लिए। कल बोटिंग भी जाना है तो बहुत एक्साइटेड है। बेबी भी अच्छा खुशी से एंजॉय कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के कई मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। विशेष रूप से खाटू श्याम मंदिर में सुबह से ही आज भक्त अपने हाथों में गुलाब के फूल लेकर दर्शन के लिए पहुंचे। मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के पर्यटन स्थित मुंगरा की तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर्यटकों की भारी भीड़ आज सुबह से ही नजर आई। जिले के साथ साथ आसपास के इलाकों की भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे। वहीं धमतरी जिले में नए साल की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ लोगों ने की। नववर्ष को लेकर देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। सुबह से ही बिलाई मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। और बात करते हैं कौन बनेगा करोड़पति के छत्तीसगढ़ कनेक्शन की। अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शो को दूसरा करोड़पति भी मिल चुका है। रांची के विप्लव विश्वास ने 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब दिया। विप्लव सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं और इस वक्त छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जंगल में काम करते हैं, सरवाइव करते हैं। शो के दौरान उन्होंने अपने सहयोगियों के बलिदान का भी जिक्र किया। गेम शुरू हुआ तो 5 लाख तक के सवालों का जवाब विप्लव ने बिना हेल्पलाइन के ही दिया। लगभग 12.5 लाख के सवाल के लिए उन्होंने ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया। 25 लाख के सवाल पर उन्होंने लाइफलाइन संकेत सूचक का इस्तेमाल किया। मगर इसके बाद जब बारी आई 1 करोड़ के सवाल की तो उन्होंने 1 करोड़ का सवाल सुना और कहा कि मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करूंगा और ऑप्शन डी चुना, जो उनका सही जवाब था और कुछ ही सेकंड में उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। इसके साथ ही उन्हें एक कार भी मिली है। विप्लव विश्वास की इस उपलब्धि से न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि पूरा बस्तर अंचल गर्व महसूस कर रहा है। बिहार में हुई एक शादी सोशल मीडिया पर बेहद चर्चा में है, क्योंकि इसका कारण दिलचस्प है। बिहार में एक सरकारी स्कूल की टीचर मैम ने शादी की, जिसमें मेहमान थे उन्हीं के स्कूल के बच्चे। ये मैडम ने जिन्हें अपने ही स्कूल में बच्चों को शादी की पार्टी दी। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी चर्चा का विषय। मैडम ने कहा कि मेरा असली परिवार तो ये बच्चे ही हैं। परिवार रिश्तेदार को पार्टी नहीं दिया। परिवार रिश्तेदार तो सिर्फ ताना मारते हैं और जलते हैं। मेरी इसी स्कूल में ज़िंदगी गुजर रही है। बच्चों का हक मुझ पर
सबसे ज़्यादा है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।